नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल SCNR क्लासेस पर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मैं क्यूज वीडियो ऐसी लाते रहता हूं। तो इससे पहले वाली मैं 3 वीडियो इससे पहले ला चुका हूं, जिसमें कि UPPCL, TG2 और DMRC के जितने भी क्वेश्चन हैं हमारे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं तो वो मैंने करवा दिए हैं। तो आज ऐसे ही मैं एक और वीडियो लेके आया हूँ। तो इस वीडियो में भी जितने भी DMRC और UPPCL TG2 के जो क्वेश्चंस हैं और जो NCVT के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जो हमारे ITI थ्योरी से रिलेटिव जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उनके भी क्वेश्चन इसमें जो है शामिल है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें हमारा है कि क्वेश्चन नंबर 1, एक BH वक्र में B Y अक्ष के अनुदिश तथा H X अक्ष के अनुदिश होता है, और ऑप्शन नंबर बी है B X अक्ष के अनुदिश तथा H Y अक्ष के अनुदिश होता है। तो देखिए दोस्तों, BH वक्र जो है वो हिस्टेरेसिस जो लॉस है उस पर हम बनाते हैं। जैसे कि ये जो कुछ इस तरह से BH वक्र हम बनाते हैं। तो ये हमारा X एक्सिस होता है और ये हमारा Y एक्सिस होता है, X डैश और Y डैश और यहाँ पर X। तो दोस्तों, इस X एक्सिस पर हम H का मान लेते हैं, यानी कि चुंबकन बल, और इस Y एक्सिस पर हम लेते हैं B, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान लेते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है B Y अक्ष के अनुदिश। ये देखिए, जो B जो है वो Y अक्ष के अनुदिश है और जो X है वो H है वो X अक्ष के अनुदिश होता है। तो जो H है यानी कि चुंबकन बल जो है, हम उसको X अक्ष के अनुदिश लेते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन होगा हमारा सही वो होगा ऑप्शन नंबर A। उसके बाद में दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। वो है कि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, अब कोई कंडक्टर है उसमें अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करें, यानी कि कोई वोल्टेज सोर्स लगाकर उसमें इलेक्ट्रिसिटी अगर पास की जाए, तो उसमें सबसे पहली बात यह है कि विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न होता है। और ओरस्टेड के नियम के अनुसार जब भी हम किसी कंडक्टर में, ओरस्टेड के नियम के अनुसार जब भी हम किसी कंडक्टर में करंट पास करते हैं तो उसके चारों ओर क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये नियम किसका था? ओरस्टेड का नियम। दोस्तों, करंट पास करने से विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न हुआ, परंतु उसके साथ साथ जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है, चुंबकीय क्षेत्र है, वो भी उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, हाँ ये होता है। उसके बाद में ऑप्शन नंबर बी है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ये भी होता है। उसके बाद ऑप्शन जो सी है, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होते हैं। हाँ दोस्तों, ये जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल सही है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है वही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का स्थायी चुंबक नहीं बना सकते। कोई ऐसा जो पदार्थ हमें बताना है कि जिस पदार्थ से हम स्थायी चुंबक नहीं बना सकते। अब देखिए दोस्तों, स्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक, स्थायी तथा अस्थायी चुंबक जो है वो दोनों ही लोहे चुंबकीय जो पदार्थ हैं उन्हीं से बनाए जाते हैं, लोहे चुंबकीय पदार्थ से। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कई स्टूडेंट्स को डाउट है कि स्थायी चुंबक जो है वो लोहे चुंबकीय पदार्थों से और अस्थायी जो है वो पैरामैग्नेटिक पदार्थों से। दोस्तों, ऐसा नहीं है बिल्कुल, क्योंकि दोस्तों ये जो बुक्स है उसमें ये गलती है। तो आप इसे थोड़ा ध्यान से पढ़ें। जो आपकी जो निम्मी की जो NCVT की जो बुक है, निम्मी की गवर्नमेंट ऑथराइज्ड जो बुक है, उसमें आप देखें वो बिल्कुल सही है। तो स्थायी और अस्थायी जो मैग्नेट है वो दोनों ही लोहे चुंबकीय पदार्थों से बनाई जाती है। अब जो लोहा चुंबकीय पदार्थ जो हैं उसके अंदर जितने भी मिश्र धातु है, लोहे मिश्र धातु, जैसे कि एल्कोनेक्स या फिर कठोर इस्पात या फिर लेमिनेटेड जो स्टील है, जो कठोर इस्पात, उसके बाद में जो स्टील है या निकल कोबाल्ट है, ये सारे के सारे मिश्र धातु के अंतर्गत आते हैं। तो इनसे हम स्थायी और अस्थायी दोनों ही मैग्नेट बनाते हैं। अब उसके बाद में इसमें देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का स्थायी चुंबक नहीं बना सकते। अब कठोर इस्पात ये मिश्र धातु है, स्टेनलेस स्टील ये भी मिश्र धातु है, निकल कोबाल्ट ये भी मिश्र धातु है, और निकल कोबाल्ट मिश्र धातु ये भी मिश्र धातु है, परंतु जो ये नरम लोहा है ये मिश्र धातु नहीं है।
ये जो नरम लोहा है ये मिश्र धातु नहीं है। इसी के कारण इस नरम लोहे से हम अस्थायी मैग्नेट का निर्माण करते हैं। जैसे कि जो मैंने प्रैक्टिकल वीडियो में आपको दिखाया था जी, जो अस्थायी मैग्नेट मैंने बनाई थी वो मैंने आपको प्रैक्टिकल में दिखाया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक कीजिए, वो भी देख लीजिए। क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पे थ्योरी के साथ साथ हम प्रैक्टिकल की वीडियो भी बनाते हैं। दोस्तों हमारा मोटिव यही होता है कि स्टूडेंट्स को थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाए, जिसके कारण क्या है कि उसको अच्छे से समझ में आए और पढ़ने में और भी अच्छा इंटरेस्ट बने। अब देखिए 4th नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। वे पदार्थ जिनकी चुंबकशीलता निर्वात से कम होती है वे कहलाते हैं। अब देखिए दोस्तों, चुंबकशीलता जिन पदार्थों की अधिक होती है उन्हीं से हम मैग्नेट्स का निर्माण करते हैं। जैसे कि लोहा चुंबकीय जो पदार्थ हैं उनसे हम स्थायी और अस्थायी चुंबक का निर्माण करते हैं। उसके बाद में पैरामैग्नेटिक पदार्थ हैं। ये पदार्थ अगर इन्हें फील्ड में रखा जाए तो ये फील्ड के जो पाथ है, फील्ड का जो पाथ है उसे पूरा कर देंगे, परंतु ये खुद चुंबकित नहीं होंगे। इसी कारण इन पदार्थों को चुंबक बनाने में प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो अब चुंबकशीलता निर्वात से कम होती है तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो है इनकी चुंबकशीलता इकाई से कम होती है, यानी कि एक से कम जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं इन्हें डायमैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं इंग्लिश में। इनकी जो चुंबकशीलता है वो एक से क्या होती है, एक से कम। तो ये था हमारा 4th नंबर क्वेश्चन। तो निर्वात से कम होती है। अब निर्वात की जो चुंबकशीलता है वो है इकाई या फिर इकाई से कुछ अधिक। तो इकाई से अगर कम होगी तो वो हमारा होगी प्रतिचुंबकीय पदार्थ। इसका ऑप्शन जो आएगा वो आएगा ए। और अनुचुंबकीय पदार्थ जो है वो है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। और उसके बाद में जो द्विध्रुवीय है ये तो हो नहीं सकता। उसके बाद में लोह चुंबकीय पदार्थ जो है वो इनकी इकाई नहीं होती, इकाई से काफ़ी अधिक होती है। इनकी जो चुंबकशीलता है वो 1000 तक होती है, 1000 से अधिक। तो उसके बाद में 5 नंबर क्वेश्चन है, गिलब्रिट मात्रक है। अब देखिए दोस्तों, गिलब्रिट जो मात्रक है वो है विद्युत वाहक बल का। देखिए जो गिलब्रिट जो मात्रक है वो है विद्युत वाहक बल का। इसमें ऑप्शन नंबर बी आएगा। अब देखिए विद्युत वाहक बल का जो एसआई मात्रक है, इसका जो एसआई मात्रक है वो होता है एम्पीयर टर्न। और इसका अगर सीजीएस मात्रक की बात करें तो वो होता है क्या, गिलब्रिट। और एम्पीयर टर्न और गिलब्रिट में जो संबंध है वो ये है, और जो एम्पीयर टर्न और गिलब्रिट में जो संबंध है वो 1 एम्पीयर टर्न बराबर 1.26 गिलब्रिट के बराबर होता है। ये इसमें दोनों में संबंध है। ये हमारी क्या है, एसआई यूनिट, और ये है सीजीएस यूनिट। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा विद्युत वाहक बल। और चुंबक वाहक बल जो है उसकी जो इकाई होती है, उसका जो मात्रक होता है वो है एमएमएफ, इसे मैग्नेटिक मोटिव फोर्स कहते हैं। और जो उसका जो मात्रक है वो है एम्पीयर टर्न 80। सॉरी दोस्तों, इसके लिए मैं हो जाता हूँ। ये जो बी ऑप्शन है ये थोड़ा सा गलत हो गया, थोड़ी सी मुझे तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन बीच में कई बार क्या है कि माइंड सेट नहीं होता, तो उसके कारण मैं मांग जाता हूँ। तो विद्युत वाहक बल का जो मात्रक है वो है ईएमएफ, परंतु इसमें जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों इसके लिए मांग जाता हूँ कि कई बार जो है वो माइंड सेट नहीं होता और कई बार गलती हो जाती है। तो इसका जो मात्रक होगा वो होगा चुंबक वाहक बल, इसे कहते हैं एमएमएफ। और बाकी सेम टू सेम यही है। इसकी जो ऐसा इकाई है वो है एम्पीयर टर्न, बाकी बिल्कुल सेम टू सेम यही है। और इसकी जो सीजीएस इकाई है वो है गिलब्रिट। आपको समझ में आया होगा। और इसके बीच में जो संबंध है वो यही है, 1 एम्पीयर टर्न बराबर 1.26 गिलब्रिट। इसके लिए थोड़ा सा मैं माफी चाहता हूँ, ये बीच में गलत हो गया मुझसे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं कि एक लोहा चुंबकीय कोर का चुंबकन व विचुंबकन किया जाता है। एक कोई लोहे की चुंबकीय कोर है, उसका चुंबकन व विचुंबकन किया जाता है। इसमें हिस्टैरिसीस हानि तब होती है जब चक्र, अब देखिए दोस्तों, जो हिस्टैरिसीस जो लॉस है
वो हमेशा प्रत्यावर्ती धारा में होता है। जिसमें फ्लक्स का परिवर्तन हो उसी में हिस्टैरिसीस लॉस होता है, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा। और प्रत्यावर्ती धारा के कारण क्या है कि फ्लक्स के मान में निरंतर चेंज आता है और साथ में उसकी जो दिशा है फ्लक्स की वो भी चेंज होती है। तो इसमें लिखा है इसमें हिस्टैरिसीस हानि तब होती है जब चक्कर प्रत्यावर्ती हो। हाँ, प्रत्यावर्ती होता है। उसके बाद ये संपातित हो, संपातित भी होता है, संपातित का मतलब ही प्रत्यावर्ती होता है। उसके बाद में परिभ्रमण करने वाला हो, तो ये भी सही है क्योंकि परिभ्रमण करेगा तो उसका मतलब ये परिवर्तित प्रकार का होगा। और जो डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई भी होने पर, तो दोस्तों ये जो ऑप्शन नंबर डी है ये बिल्कुल सही होगा। यानी कि हिस्टैरिसीस लॉस जब होता है या तो जो धारा जो है प्रत्यावर्ती हो या संपादित हो, उसके बाद परिभ्रमण करने वाला हो। परिभ्रमण करने वाला होगा तो फ्लक्स में ऑटोमेटिक परिवर्तन होगा। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन है वो सही है, तो ऑप्शन नंबर डी है। उसके बाद चलते हैं ऑप्शन नंबर 7 पे। तो आगे हमारा क्वेश्चन है, इसे बढ़ते हैं। ये जब मैं इसके आगे हाथ लेके आता हूँ तो मेरे हाथ को ये फोकस करता है, थोड़ा सा दिक्कत है। हिस्टैरिसीस हानि कम करने के लिए आवश्यक है। अब देखिए दोस्तों, हिस्टैरिसीस हानि किस में होती है? एक तो होती है प्रत्यावर्ती धारा में, सिर्फ ऐसी धारा में होती है। उसके बाद में का हिस्टैरिसीस जो गुणांक है वो अगर जितना अधिक होगा उतनी ही ज़्यादा हमारी हिस्टैरिसीस लॉस बढ़ेंगे। और जो हिस्टैरिसीस जो गुणांक है, हिस्टैरिसीस फैक्टर जिसे कहते हैं, वो अगर कम होगा तो उतना ही हमारा हिस्टैरिसीस लॉस कम होगा। अब ऑप्शन इसमें पढ़ते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो है BH वक्र का अधिक क्षेत्रफल। ये फोकस में थोड़ा सा दिक्कत है। BH वक्र का अधिक क्षेत्रफल। अब देखिए दोस्तों, जो BH वक्र है उसका अगर अधिक क्षेत्रफल होगा तो उसमें जो लॉस है वो बढ़ेंगे, क्योंकि जो BH वक्र है, एक बार थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन करता हूँ। ये हम ग्राफ बनाते हैं BH वक्र का कुछ इस तरह से, और यहाँ पर हम H लेते हैं चुंबकन बल, और यहाँ पर हम B लेते हैं B' और B फ्लक्स घनत्व। तो कुछ ये ग्राफ जो है कुछ इस तरह से आता है, और इसी तरह से ये उल्टी दिशा में भी आता है। तो दोस्तों ये यहाँ का जो क्षेत्र होता है ये हिस्टैरिसीस लूप कहलाता है। अब जिन पदार्थों में जितना बड़ा हिस्टैरिसीस लूप होगा उतनी ही उसमें हिस्टैरिसीस हानियाँ होगी, और जिन पदार्थों का हिस्टैरिसीस लूप ये कम होगा उन पदार्थों में हिस्टैरिसीस जो हानियाँ हैं वो कम होगी। जैसे कि सिलिकॉन स्टील हम यूज़ करते हैं क्योंकि उसमें जो हिस्टैरिसीस लॉस है वो कम होता है, इसी कारण लोहे के अंदर सिलिकॉन मिलाया जाता है जिसे कहते हैं सिलिकॉन स्टील, और हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा डी, निम्न हिस्टैरिसीस गुणांक। अगर निम्न हिस्टैरिसीस गुणांक होगा तभी हिस्टैरिसीस लॉस जो है हमारे वो कम होंगे। और निम्न प्रतिरोधकता तो ये तो हो नहीं सकता। उसके बाद में उच्च प्रतिरोधकता ये भी नहीं है, ये तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में आगे अपनी जो बात कर रहे हैं वो मैग्नेटिक सर्किट की बात कर रहे हैं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो सही होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है वो है कि किसी चुंबकीय परिपथ का MMF विद्युत परिपथ में संगत होगा। इसका कहने का मतलब सीधा मतलब ये है कि जो MMF है यानी मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, ये जो चुंबक के अंतर्गत आता है, मैग्नेटिज्म के अंतर्गत आता है। और उसके बाद में जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है वो है EMF। दोनों सेम सी क्वांटिटी है। इसका मतलब है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो इलेक्ट्रॉन को मूव कराने का जो फोर्स है वो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इसकी फुल फॉर्म है मैग्नेटोमोटिव फोर्स, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड्स बनाने में जो सहायक है वो है मैग्नेटोमोटिव फोर्स। तो दोनों सेम सी क्वांटिटी है। ये कह रहा है कि जिस तरह से मैग्नेटिक सर्किट में MMF है उसी तरह से विद्युत सर्किट में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या होगा। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में EMF, ये जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल। तो इसमें विद्युत वाहक बल जो है वो ऑप्शन नंबर सी में है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, विद्युत वाहक बल। उसके अलावा जो शक्ति है वो नहीं हो सकता, धारा भी नहीं हो सकता, और वोल्ट भी नहीं हो सकता। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। जो 9वां नंबर क्वेश्चन है उसे देखते हैं। जो 9वां क्वेश्चन है ये कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा में चुंबक बनाने के लिए किन पदार्थ
प्रत्यावर्ती धारा में चुंबक बनाने के लिए पदार्थ में से निम्न में से कौन सा गुण होना चाहिए। अब देखिए, प्रत्यावर्ती धारा है यानी कि परिवर्ती मान का हमारे पास विद्युत क्षेत्र भी प्रत्यावर्ती मान का होगा, और अगर प्रत्यावर्ती धारा हमारे पास होगी तो उसमें हिस्टैरिसीस लॉस भी होंगे। तो हमें ऐसे पदार्थ का चयन करना है कि जिन पदार्थों में हिस्टैरिसीस लॉस कम हो तथा उनकी जो चुंबकशीलता है, जो म्यू का मान है, वो भी अधिक हो। तो इसमें सीधा सीधा लिख रखा है कि उच्च धारण क्षमता, ये तो हो नहीं सकता, उच्च विचुंबकन ये भी नहीं है, और उच्च विचुंबकन ये भी नहीं है, और निम्न घनत्व, निम्न फ्लक्स घनत्व ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद में हिस्टैरिसीस लूप का अधिक क्षेत्रफल। अभी देखिए, हिस्टैरिसीस लूप का अधिक क्षेत्रफल हमें नहीं चाहिए। हिस्टैरिसीस जो लूप है ये क्षेत्र हमें स्थायी मैग्नेट बनाने के लिए किया जाता है, प्रत्यावर्ती मैग्नेट बनाने के लिए हमें नहीं किया जाता, हम इसे नहीं करते। अस्थायी मैग्नेट बनाने के लिए हमें जो लूप चाहिए वो चाहिए बड़ा, परंतु ये स्थायी कह रहा है, और स्थायी बनाने के लिए हमें ये जो लूप है, स्थायी मैग्नेट बनाने के लिए ये जो लूप है, इसे छोटा छोटा लूप हमें लेना पड़ेगा, और छोटा लूप जो है वो सिलिकॉन स्टील जो है, उन पदार्थों में जो ये जो लूप है ये छोटा बनता है और पतला बनता है। अब देखिए, इसमें जो ऑप्शन होगा वो ये होगा कि एक तो पदार्थ की जो चुंबकशीलता है, म्यू का मान है, वो अधिक होना चाहिए। जो लोह चुंबकीय पदार्थ हैं उनकी जो चुंबकशीलता वो अधिक होती है, आपको पता है। और उसके बाद में निम्न हिस्टैरिसीस हानि, तो बिल्कुल ये ऑप्शन सही है कि हिस्टैरिसीस हानि कम होनी चाहिए और चुंबकशीलता का मान भी कम होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। उसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। उच्च आवृत्ति पर कार्य करने वाले ट्रांसफार्मर, सॉरी ये क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन क्या है ये, फोकस में थोड़ा दिक्कत है। उच्च आवृत्ति पर कार्य करने वाले ट्रांसफार्मर कोर के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला पदार्थ है। अब देखिए दोस्तों, ट्रांसफार्मर में जो कोर है वो दो प्रकार की यूज की जाती है। कोर जो है वो दो प्रकार की यूज की जाती है। तो पहली जो कोर है हम करते हैं किसकी, सिलिकॉन स्टील की, सिलिकॉन स्टील की। अब ये जो सिलिकॉन स्टील है ये कौन से प्रकार के ट्रांसफार्मर की जाती है, वो है पावर ट्रांसफार्मर में, पावर ट्रांसफार्मर में, पावर ट्रांसफार्मर में। और जो दूसरी कोर है वो है फेराइट कोर। कौन सी है, फेराइट कोर। और ये जो फेराइट कोर है ये जो उच्च फ्रीक्वेंसी पर जो कार्य करते हैं, जो उच्च फ्रीक्वेंसी पर जो ट्रांसफार्मर हमारे कार्य करते हैं, उनके लिए फेराइट कोर का यूज किया जाता है। तो यानी कि उच्च आवृत्ति, जिन ट्रांसफार्मर को हमें उच्च आवृत्ति पर कार्य कराना होता है तो उनके लिए हम फेराइट कोर का यूज करते हैं। तो ऑप्शन में देखते हैं, उच्च आवृत्ति पर कार्य करने वाले ट्रांसफार्मर कोर के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले पदार्थ जो है, कार्बन नहीं है, सिलिकॉन स्टील भी नहीं होगा, सिलिकॉन स्टील पावर ट्रांसफार्मर में किया जाता है। तांबा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि तांबा जो है वो पैरा मैग्नेटिक मटेरियल्स है। अब देखिए, फेराइट जो है ये बिल्कुल ऑप्शन सही होगा, और जो फेराइट जो है वो लोहे प्लस कार्बन का मिश्रण है। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, कि विद्युत मशीनों की कोर पटलित होती है जिससे कम हो जाती है। अब देखिए दोस्तों, विद्युत मशीनों की जो कोर है उन्हें पटलित किया जाता है, यानी कि पतली पतली पत्तियों में काट करके जोड़ा जाता है। तो पतली पतली पत्तियों में काट करके जोड़ने का ये कारण है कि उसमें जो भंवर धारा हानि है, जो जिसे कहते हैं एडी करंट लॉस, उसका मान कम करने के लिए हमें पटलित कोर यूज करनी पड़ती है। तो इसमें पहला ऑप्शन ही है भंवर धारा हानि। यानी कि भंवर धारा हानि को कम करने के लिए हम जितनी भी कोर है, मशीनों की जो कोर है वो पटलित करते हैं। जैसे कि जिस प्रकार से जो ट्रांसफार्मर में है, ई प्रकार की, एल प्रकार की, आई प्रकार की जो पत्तियां हैं उनको आपस में जोड़ दिया जाता है और उनके ऊपर वाइडिंग कर दी जाती है। उसके बाद में हिस्टैरिसीस हानि, यह नहीं हो सकता। ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हिस्टैरिसीस हानि को कम करने के लिए हम सिलिकॉन स्टील का उपयोग करते हैं, क्योंकि सिलिकॉन स्टील का जो ये लूप है वो पतला बनता है। और कॉपर लॉस दोस्तों लोड पर डिपेंड करता है, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, और ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्रों की तुलना में फ्लक्स संगत होगा।
अब इस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्रों की तुलना में फ्लक्स संगत होगा। यानी कि जो विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी और चुंबकीय क्वांटिटी में जो फ्लक्स है वो विद्युत इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में किसके बराबर होता है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, तो चालकता के ये नहीं होगा, विद्युत वाहक बल के विद्युत वाहक बल के ये नहीं होगा, प्रतिष्ठम जो है वो नहीं होगा, ये होगा धारा। अब देखिए कैसे होगा धारा, हम निशान लगाते हैं धारा पे। अब क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम ईएमएफ लगाते हैं, ईएमएफ, और ईएमएफ के कारण जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो होने उससे जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, धारा, धारा कहते हैं। इसी तरह से मैग्नेटिक सर्किट में हम एमएमएफ, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स लगाते हैं, जिसके कारण क्या है कि फ्लक्स का निर्माण होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स जो है वो इलेक्ट्रिकल सर्किट में धारा के बराबर होता है, और प्रतिष्ठम नहीं हो सकता, क्योंकि प्रतिष्ठम जो है वो इलेक्ट्रिकल सर्किट में प्रतिरोध जो है उसके समान होता है, और विद्युत वाहक बल जो है वो इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो है जो मैग्नेटिक सर्किट में जो है वो एमएमएफ के बराबर होता है, और चालकता जो है ये भी नहीं हो सकता। और उसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। अब देखिए दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन है, पदार्थ का वह गुण जो इसमें चुंबकीय फ्लक्स के उत्पन्न होने का विरोध करता है। अब देखिए दोस्तों, इसे भी हम समझते हैं, जिस तरह से इलेक्ट्रिकल सर्किट में धारा के मान में जो विरोध करता है, धारा के मान में जो बाधा उत्पन्न करता है वो क्या होता है, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस जिसे कहते हैं, प्रतिरोध। उसी तरह से मैग्नेटिक सर्किट में जो फ्लक्स के मान में विरोध उत्पन्न करता है वो क्या होता है, प्रतिष्ठम, जिसे कहते हैं प्रतिष्ठम, रिलक्टेंस जिसे कहते हैं प्रतिष्ठम। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। चुंबक वाहक बल ये नहीं होता, और चुंबकशीलता ये भी नहीं होता, प्रतिष्ठम से प्रतिष्ठम्भता ये तो कोई शब्द ही नहीं है दोस्तों। ये ऐसे जो ऑप्शन है जो ये हमें कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में आ जाते हैं, तो आप थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें दोस्तों। अपनी जो टेक्निकल्स के जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, इनका लेवल जो है बिल्कुल ही आसान है ये क्वेश्चन। जिस तरह से जो यूपीपीएल स्पेशलिटी 2 या फिर डीएमआरसी में या फिर नोएडा मेट्रो या फिर जयपुर मेट्रो में जो क्वेश्चन आते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और दोस्तों, जो आईटीआई जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो प्रॉब्लम है वो क्या होती है कि उनका टेक्निकल तो बिल्कुल अच्छे से तैयार होता है, परंतु जो उनका जो असफलता का कारण जो है, जहाँ तक मुझे पता है, वो नॉन टेक्निकल है। और तो मेरा मानना यह है कि आप थ्योरी के अलावा नॉन टेक्निकल पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जैसे कि इंग्लिश हुआ, रीजनिंग हुई, मैथ हुई, इंडिया जीके जो है उससे भी आप साथ साथ पढ़िए। तो बात करते हैं 14वें क्वेश्चन की। जो 14 नंबर क्वेश्चन है वो है आपेक्षिक चुंबकशीलता इकाई से कम होती है। आपेक्षिक चुंबकशीलता इकाई से कम होती है किन पदार्थों के लिए, फेराइट के लिए, प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए, लोहे चुंबकीय पदार्थों के लिए, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए, यानी कि डायमैग्नेटिक मटेरियल्स भी इन्हें कहते हैं। और इनकी जो चुंबकशीलता होती है वो 1 से कम होती है, इसे हम इकाई भी कह सकते हैं, इकाई से कम होती है। और फेराइट के लिए तो सबसे अधिक होती है। उसके बाद में लोह चुंबकीय पदार्थों में इसकी जो चुंबकशीलता है वो भी 1000 होती है, 1000 से अधिक होती है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो बी होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, वो है हिस्टैरिसीस लूप का क्षेत्रफल पदार्थ के किस गुण की माप है। देखिए दोस्तों, हिस्टैरिसीस जो लूप है हमने पीछे वाले पेज में देखा था, थोड़ा सा अभी फिर से मैं बना दूं। हिस्टैरिसीस लूप जो है वो कुछ यहाँ का जो क्षेत्र है वो कहलाता है हमारा हिस्टैरिसीस लूप। जो इतना जो हमारा क्षेत्र है वो हमारा कहलाता है हिस्टैरिसीस लूप। तो ये जो है ये है हिस्टैरिसीस लूप। और हिस्टैरिसीस जो लॉस है वो क्या होता है कि किसी पदार्थ में अवशिष्ट चुंबकत्व जो है उसे खत्म करने में जो हमारी ऊर्जा व्यय हो जाती है उससे हम हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं। तो अब इस ऑप्शन में चलते हैं, दोबारा से क्वेश्चन बढ़ते हैं। हिस्टैरिसीस लूप का क्षेत्रफल किन पदार्थों के गुण का माप है। चुंबकीय फ्लक्स ये नहीं होगा, चुंबकशीलता ये भी नहीं होगा, विद्युतशीलता ये भी नहीं होगा। और उसके बाद में जो ऑप्शन नंबर डी है प्रति चक्र में व्यय ऊर्जा, ये होगी। थोड़ा सा दोस्तों क्वेश्चन डिफिकल्ट है, आपको दिमाग से सोचना पड़ेगा। प्रति चक्र में व्यय ऊर्जा जो है वो ही हिस्टैरिसीस लूप के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। यानी कि जो
प्रति चक्र में जो हमारी ऊर्जा व्यय होती है वो क्यों होती है? क्योंकि पदार्थ में अवशिष्ट चुंबक तब कुछ ना कुछ रह जाता है और उन्हें खत्म करने के लिए निग्राहिता का बल लगाना पड़ता है। तो उसे खत्म करने के लिए जो यूं ही हमारी ऊर्जा वेस्ट हो गई वो हमारे कहलाते हैं हिस्टैरिसीस लॉस। और इसमें जो ऑप्शन होगा प्रति चक्र में वह ऊर्जा, यही किसका मान है? हिस्टैरिसीस लूप के क्षेत्रफल के पदार्थ के गुण का यह मान है। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को, और ऐसे ही क्वेश्चन जो है हमेशा गलत हो जाते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। निम्न में से असत्य है। देखिए, 1 वेबर बराबर 10 की पावर 8 मैक्सवेल, ये बिल्कुल सही है। जो दोस्तों 1 वेबर जो है वो 10 की पावर 1 वेबर जो है वो 10 की पावर 8 मैक्सवेल के बराबर होता है। मैक्सवेल, आप समझ जाइएगा, ये थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में दिक्कत होती है। और जो वेबर है आपको बता दूं कि फ्लक्स की इकाई है। उसके बाद में ये भी मैक्सवेल भी फ्लक्स की इकाई है, परंतु ये सीजीएस इकाई है और ये एसआई इकाई है वेबर। उसके बाद में टेस्ला, टेस्ला जो है वो फ्लक्स डेंसिटी की इकाई है, यानी कि फ्लक्स घनत्व की। और ये भी बिल्कुल सही है। जो 1 टेस्ला जो है वो 10 की पावर 4 गोस के बराबर होता है। उसके बाद में जो है ये है 1 एम्पियर वर्तन, यानी कि 1 एम्पियर टर्न 4 पाई गिलबर्ट। अब ये देखिए दोस्तों, जो 4 पाई गिलबर्ट है ये नहीं होता। तो 1 एम्पियर टर्न जो है, 1 एम्पियर टर्न जो है वो 1.26 गिलबर्ट के बराबर होता है। गिलबर्ट के बराबर होता है। उसके बाद में 1 एम्पियर टर्न बराबर मीटर 1.25 और स्टड। हाँ, ये बिल्कुल सही है। तो उसके बाद में जो ऑप्शन हमारा आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये सारे ऑप्शन सही है और जो ऑप्शन गलत है वो है 4 पाई गिलबर्ट। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17, एक मैक्सवेल समतुल्य है। अब देखिए, 1 वेबर बराबर 10 की पावर 8 मैक्सवेल। तो अगर इसका उल्टा किया जाए कि एक मैक्सवेल बराबर 10 की पावर -8 वेबर मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि इसका जब उल्टा करके लिखेंगे तो 1 मैक्सवेल बराबर 10 की पावर 8 वेबर होता है। तो अगर इसमें 10 की पावर 8 जो ऑप्शन है वही हमारा सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही हमारा बिल्कुल सही है। ये 10 की पावर 4 भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा और 10 की पावर 10 ये भी नहीं होगा। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, कि चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा प्रदर्शित करती है। तो किसी चुंबकीय बल रेखाओं की बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा है वो करती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। अब आगे चलते हैं। उसके बाद में जो हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है वो है पैरामैग्नेटिक पदार्थों की आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर जो होती है। तो दोस्तों पैरामैग्नेटिक पदार्थों की जो चुंबकशीलता है वो होती है इकाई से कुछ अधिक। इसके अंदर जो तांबा एल्युमिनियम जितने भी पदार्थ हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। और इसका जो इकाई से अधिक जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। ये हमारा बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि लेमिनेटेड सिलिकॉन का प्रयोग किसके कारण किया जाता है। तो जो लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का जो उपयोग है वो हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों हिस्टैरिसीस लॉस जो है वो हमारे सारे के सारे स्थिर लॉस के अंतर्गत आते हैं और इन्हें आयरन लॉस भी कहते हैं, कोर लॉस भी जाना जाता है। तो आयरन लॉस यानी लोहा लॉस, लोहा हानियाँ। तो जो ये ऑप्शन है लोहा हानियाँ को कम करने के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। और दोस्तों कॉपर लॉस, कॉपर हानियों को कम करने के लिए ये नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्तों कॉपर लॉस को कम करने के लिए तो दोस्तों कॉपर लॉस जो है वो हमेशा लोड पर, ये थोड़ा सा फोकस की दिक्कत है, हाँ। तो कॉपर लॉस जो है वो लोड पर डिपेंड करता है। तो उसके बाद पावर इनपुट कम करने के लिए ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद लीकेज फैक्टर कम करने के लिए ये भी नहीं हो सकता। तो दोस्तों
ये थे हमारे 20 क्वेश्चन आज के। तो दोस्तों आई होप इन क्वेश्चन से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी, क्योंकि दोस्तों इससे पहले हमने मैग्नेटिज्म का पूरा पूरा चैप्टर ख़त्म किया है और उसके बाद ही हमने इसके 60 क्वेश्चन पूरे 60 क्या 80 क्वेश्चन पूरे हमने लगा लिए हैं, क्योंकि ये हमारी जो क्वेश्चन की फोर्थ वीडियो है। तो हर वीडियो में 20 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, यानी कि 80 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं जो भी पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो इससे आपको बहुत हेल्प मिली होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को क्या कर दीजिए, लाइक, आपको पता है, और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर कीजिए ताकि वो भी इन वीडियोस का लाभ उठा सके। और जो कोचिंग नहीं लग सकते, जिनके पास जो आर्थिक मजबूरी है, वो हमारे चैनल को देखें और उनके पास इसे शेयर कीजिए ताकि वो भी इनका लाभ उठाएं, तो वो भी अपनी अच्छी से स्टडी कर पाएंगे। और उसके बाद में आप सभी को पता है क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों तब के लिए जय हिंद, जय भारत।